अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक पल्स। नाज़रीन, आज बल्कि काफ़ी दिनों से ज़मीर की बात हो रही है। ज़मीर बिक रहा है, ज़मीर फरोशी हो रही है, ज़मीर जाग गया है, ज़मीर सो रहा है, ज़मीर की आवाज़ पर लब्बैक कहा जा रहा है। और बहुत सारे और बाज़मीर, बेज़मीर मीर और पता नहीं क्या क्या ज़मीर के साथ साहब के लाके लगाए जा रहे हैं। और जिक्र यही हो रहा है कि जनाब जो जहां पे जो भी करने जा रहा है वो अपने ज़मीर की आवाज़ पे करना जा रहा है। आज प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा कि अरकान के ज़मीर की बोलियां लगाई जा रही हैं और उन्होंने कहा कि जी 27 मार्च को आवाम बता देगी कि वो किसके साथ हैं। उन्होंने कहा कि ये इनकी यानी कि ऑपोजिशन की गलत फहमी है कि मैं दबाव में आ जाऊंगा, तहरीक अदम एतमाद कभी कामयाब नहीं होगी। ये आज जो प्राइम मिनिस्टर के जो सियासी कमेटी का इजलास हुआ उसकी अंदरूनी मामलात हैं ये। और वजीर आज़म ने कहा कि हम आखिर तक इस माफिया का मुकाबला करेंगे। तो ये जब ज़मीर की बात हो रही थी तो आज सुप्रीम कोर्ट में भी बड़ा जिक्र रहा ज़मीर का और उसमें कहा कि अटॉर्नी जनरल साहब खालिद जावेद साहब ने कहा कि सबसे ज़्यादा बाज़मीर तो मुस्ताफ़ी होने वाला होता है। तो जब ये अटॉर्नी जनरल साहब की मैंने ये स्टेटमेंट आज पढ़ी जो आज उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में दी, इस पर ये बहुत आगे पीछे बात होती रही, लेकिन उन डिटेल्स में नहीं हम जाते। तो मेरा ध्यान सिर्फ इत्तेहादियों की तरफ गया कि इत्तेहादी किस किस्म का ज़मीर अपने साथ रखते हैं कि तमाम इत्तेहादी के लोग मेंबर्स वुज़रा भी हैं और उनकी गाड़ियों पर झंडे भी लगे हुए हैं और वो इत्तेहादी जो हैं वो इधर उधर घूम भी रहे हैं, आ जा रहे हैं और बाकायदा स्पीकर भी हैं और वुज़रा भी हैं इन तमाम इत्तेहादी जमातों के। तो अगर आपके इतने तहफ़्फ़ुज़ात थे वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की हुकूमत से तो फिर आप पहले रिज़ाइन कर जाते, कम से कम अपने ओहदों से तो रिज़ाइन कर देते और उसके बाद कहते कि अब हम फैसला करेंगे, या फिर कम से कम वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के जिस दिन होना था उससे एक दिन पहले तक खामोश रहते और किसी को कुछ ना कहते। तो फिर भी कम से कम कुछ थोड़ा सा भरम रह जाता आपकी सियासत का कि इत्तेहादी जो हैं और ख़ास तौर पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ, क्योंकि वो तो 2018 के इंतखाबात से पहले पीटीआई के साथ मामला तय कर आ चुकी हुई थी, सीट एडजस्टमेंट हो चुकी हुई थी कि कहां कौन किस तरह लड़ेगा। और एमक्यूएम तो खैर बाद में शामिल हुई और जिस तरह बाकी जमातें भी हैं। तो ये आपको कैसे ज़ेब देता है कि आप वुज़रा भी हों और झंडे लगाकर अपनी गाड़ियों पर घूमें भी और फिर आप उसी हुकूमत के खिलाफ बातें भी करें जिसकी वजह से आप वुज़रा हैं और आप उनकी काबीना में भी बैठते हैं। इसी तरह स्पीकर आप हैं पंजाब असेंबली में और एक स्पीकर का बहुत बड़ा ओहदा होता है। अगर आपके इतने तहफ़्फ़ुज़ात थे, जिस तरह आपने मुख्तलिफ टॉक शोज़ में बात भी की, तो आप अपने इस ओहदे से रिज़ाइन करते और उसके बाद कहते कि अब हम इंडिपेंडेंटली फैसला करेंगे। तो ये एक बड़ी मतलब जो मुझे स्ट्राइक कर रही है बात कि जो अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा कि सबसे ज़्यादा बाज़मीर तो मुस्ताफ़ी होने वाला होता है, उसके बाद आप यकीनन अपने ज़मीर की आवाज़ पर किसी को भी वोट दे सकते हैं। लेकिन अब ये मैं जो हुकूमती अराकीन हैं उनके हवाले से मैं इस बात का जिक्र नहीं कर रहा, मैं सिर्फ और सिर्फ इत्तेहादियों की बात कर रहा हूँ कि आप के तहफ़्फ़ुज़ात अगर पहले से थे और अब अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब जीत जाते हैं और वो आपके तहफ़्फ़ुज़ात वहीं पर रहते हैं, तो फिर वो कहते हैं ना कि किस मुंह से जाओगे फिर तुम, मतलब फिर आप वापस किस तरह क्या करेंगे कि अगर तहफ़्फ़ुज़ात वहीं पर हैं तो आप क्या दोबारा जाकर काबीना में बैठ जाएंगे, आप दोबारा जाकर स्पीकर की सीट पर बैठ जाएंगे? तो ये एक बड़ा सवाल है और मैं चाहता हूं कि कम से कम इत्तेहादी इस पर ज़रूर सोचें। अगर आपने यही फैसला करना है कि आपने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में ऑपोजिशन का साथ देना है, तो कम से कम आपको जब ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मूव हुई थी, इंडिपेंडेंट स्टांस रखने के लिए आपको वजारतों से और स्पीकरशिप से इस्तीफा दे देना चाहिए था। और फिर थोड़ी सी बात रिजर्व सीट्स की, ख्वातीन
जनाब ये वो ख्वातीन होती हैं जो दरख्वास्त देती हैं कि जी आप हमें कंसिडर करें फॉर MNA फॉर MPA, और उसके बाद आप भी ये करें, कहें कि जी हमें एतराज़ है। किस बात का एतराज़ है? आपका कोई ये फंडामेंटल राइट नहीं था। आपको आपकी दरख्वास्त आई, आपकी दरख्वास्त में शॉर्ट लिस्टिंग हुई, आपको परखा गया और उसके बाद आपको ये सीट दी गई। चलें, बाकी तो इलेक्ट होकर आते हैं, लेकिन ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है रिजर्व सीट्स पे भी और माइनॉरिटी सीट्स के हवाले से भी कि जनाब आप लोग तो पिक किए जाते हैं, तो कम से कम कुछ ख्याल रखना चाहिए। तो लेकिन अभी तक बाजार कह रहे हैं कि सजा हुआ है, लगा हुआ है। होता क्या है, इन तमाम मामलों पर बात करने के लिए मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो में मौजूद हैं नदीकी, सीनियर तजियाकार हैं, एंकर पर्सन है। बहुत बहुत शुक्रिया नसीम सिद्दीकी साहब आपका। फ़खरुर रहमान स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं, बहुत सीनियर जर्नलिस्ट, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट, और इनके क्रेडिट पे बहुत सारी स्टोरीज़ हैं। सीनियर तजियाकार भी हैं और सीनियर सहाफ़ी भी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया फ़खरुर रहमान आपके वक्त का। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शोएब साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं, माशाल्लाह बहुत ही बेबाक तजिया और न डर किस्म का तजिया देते हैं। जनरल साहब आपसे ही शुरू करना चाहता हूं कि ये शेख रशीद साहब का एक छोटी सी बात है, वो पहले सुन लें। उन्होंने कहा है कि जी जो असली और नस्ली बंदा होता है वो अपनी पार्टी के साथ खड़ा है, जिनकी वफादारियां अपोजिशन के साथ हैं उनकी भी वो रिस्पेक्ट करते हैं। क्या कहा शेख रशीद साहब ने, ये जरा सुन लें। अगर उनके पास कुछ बंदे हैं हमारे नाराज हुए जिनको राजी करने की कोशिश हो रही है, तो जो नस्ली और असली है वो पाकिस्तान के साथ और जमहूरियत के साथ और अपनी पार्टी के साथ कायम है। जो अपोजिशन के साथ भी कायम है, मैं उसमें भी खुश हूं। मैं समझता हूं ये उसका हक है कि वो अपनी राय पे कायम रहे। जिस पार्टी के टिकट पर उसने वोट लिया है या जिसकी हमायत में वो मुंतखब हुआ है, ये उसकी इखलाकी, आइनी, कानूनी और इस्लामी जिम्मेदारी है कि उसका एहतराम करे। इंशाअल्लाह ताला कोई कहीं नहीं जा रहा। और ये जो अफवाहें चैनल्स पर उड़ाई गई हैं या जो कहा जा रहा है कि उस्मान बुज़दार कहीं नहीं जा रहा, अभी मैं उसको मिल के आया, वो भी मेरी तरह चट्टान की तरह इमरान खान के साथ कायम है। जी जनरल साहब, क्या कहते हैं सर? आज सुप्रीम कोर्ट में भी मामला चल रहे हैं, कल फिर इस पर बात होनी है कि आर्टिकल 63 लगनी चाहिए, पहले लगनी चाहिए, बाद में लगनी चाहिए, वो एक बहस है। लेकिन ये जो इस वक्त सब कुछ हो रहा है, ये किसके ईमा पर हो रहा है? और इसके बावजूद अगर हुकूमत इतनी कॉन्फिडेंट है कि जी जिस तरह इमरान खान साहब ने कहा है कि हम आखिर तक इस माफिया का मुकाबला करेंगे और तहरीक अदम एतमाद कभी कामयाब नहीं होगी, इसके पीछे कॉन्फिडेंस, इस कॉन्फिडेंस के पीछे क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, कॉन्फिडेंस का तो मुझे कोई अंदाजा नहीं कि क्या है, सिवाय इसके कि कल को इनको पता हो कि जनाब कुछ अरकान जो हैं वो PMLN के, PPP के कुछ और, वो उनको छोड़ जाते हैं और वो वहां पे हाजिर नहीं होते वोट के लिए, और जो आस लगाई हुई है अपोजिशन ने वो अपनी तादाद पूरी नहीं कर सकते, तो ये लाजमन बहुत बड़ा सरप्राइज होगा और ऑपोजिशन जो है उसके लिए ये बहुत ही डैमेजिंग होगा। और इसकी पॉसिबिलिटी नजर आती है। आपने देखा था कि पहले जब ये पार्टी के अंदर से लोगों को इन्होंने तोड़ा तो इत्तेहादियों के साथ इन्होंने रास्ते बंद कर दिए थे ऑपोजिशन ने, लेकिन अब आप देख रहे हैं कि इत्तेहादियों के साथ दोबारा रास्ते शुरू हो गए हैं और आपने देखा कि MQM को पीपल्स पार्टी ने काबू किया हुआ है, वहां वो उनको ले दे कर रहे हैं। इसी तरह क्यू लीग वगैरह का है, ये अंदर खानी इनके मामला चल रहे हैं और इनको मसला यही है कि ये वजारतें नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि अगर वो छोड़ दें तो फिर ये बेहैसियत हो जाते हैं, इनकी वैल्यू खत्म हो जाती है। फिर इनके पास कोई चारा रहता ही नहीं सिवाय इसके कि ये जाके ऑपोजिशन को मिले। ज्यादा सौदेबाजी में इनके पलड़े में सारा वजन है ही यही कि जी आज तो हम गवर्नमेंट के साथ बैठे हुए हैं, अगर आप इससे बड़ी कोई चीज हमें देते हैं तो बिल्कुल हम आपके साथ हैं। तो ये वो चीज है जो चल रही है और क्वाइट पॉसिबल कि एक अंडरस्टैंडिंग मौजूद हो एक वक्त पे कि इमरान खान ये भी सरप्राइज दें कि जी इत्तेहादी जो है वो सारे मेरे साथ। तो ये चीज वादे नहीं है अभी, लेकिन ये ऐसे सरप्राइजेस हो सकते हैं जहां ऑपोजिशन को भी एक झटका लगे। ऑपोजिशन को भी सोचना चाहिए था
ये जो खरीदो फरोख्त का या लोगों की वफादारियां तब्दील करने का जो तरीकाकार है, ये किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के साथ हो सकता है। आज पीटीआई उसका शिकार हो रही है, कल पीएलएन हो सकती है, या पीपल्स पार्टी हो सकती है, फिर इनके जज्बात क्या होंगे? तो हकीकतन तो इस सियासत को ठीक करने के लिए, साफ सुथरा करने के लिए इन सारी पॉलिटिकल पार्टीज की जरूरत थी कि इस किस्से को खत्म करें। जनरल साहब ये खरीदो बिल्कुल, फरोख्त वाला मामला जो है, जनरल साहब आपने बिल्कुल सही फरमाया कि वो जो कहते हैं कि एज यू सो शैल यू रीप, जैसा जैसे करनी वैसे भरनी होती है। लेकिन आपका क्या ख्याल है कि इमरान खान साहब ने ये जो अलाइड पार्टीज वाला दर्द सर है वो अपने ऊपर नहीं लिया हुआ, कहीं और पर है उसका जिम्मा? नहीं, वो इस तरह नहीं है। ये जो सियासत इस वक्त है, वो 100% अपने पॉलिटिकल फ्यूचर और मुफादात के लिए, असूल पे नहीं है। आप देखिए कि क्यू लीग की पोजीशन आप देखें कि मुनस इलाही ने किस तरह पब्लिकली स्टेज पे आके कहा कि जनाब हम आपके साथ हैं, घबराना छोड़ दें, अपने लोगों को बता दें। ये इससे बड़ी कमिटमेंट और कोई हो सकती है? सही। ये क्यों दी उसने? ये एक वक्त पे उनकी थिंकिंग थी कि हम ये करें, लेकिन बाद में उन्होंने पहले एम्बिग्यूटी क्रिएट की कि उसी तरह दोनों तरफ नजर आए, और फिर उन्होंने बड़ा वाज़ेह कहा परवेज इलाही ने कि जनाब हम ऑपोजिशन के साथ हैं। हुआ ये था कि उस वक्त उनको चीफ मिनिस्टरशिप का प्रॉमिस वादा कर दिया गया सर कि बाद किसने में सूरत हाल बदली। किसने बाद किया? में सूरत हाल बदली। ये जो मुज़ाकरात थी जिसमें कि शहबाज शरीफ थे, सही। जरदारी थे, मौलाना थे, लेकिन बाद में मरियम ने ये स्टेटमेंट दी कि ये कोई फैसला नहीं हुआ, ये जो चीफ मिनिस्टरशिप देने का ये फैसला नवाज शरीफ करेंगे। तो चौधरी पीछे हट गए फिर, तो वरना सर वो एक फिर तरफ थे। दूसरी तरफ से भी ऑफर हो गई थी चीफ मिनिस्टरशिप की चौधरी परवेज इलाही साहब को, मतलब बिल्कुल हुकूमती साइड बिल्कुल से? ये 24 घंटे तो उस नशे में रहे। ये उन दिनों में 2 इंटरव्यू उन्होंने दिए, 2-3, जिसमें उन्होंने कहा पूरी तरह के जी 100% इमरान खान डूब चुका है। उसमें 100% डूबने में उन्होंने अपने आप को बाहर रखा, तब डूब चुका। क्योंकि जब इत्तेहादी सारे साथ छोड़ेंगे सही। तो फिर वो मामला खत्म हो गया, 17 सीटें निकल जाती। जनरल साहब मेरा सवाल यह था कि इत्तेहादियों की जिम्मेदारी या इत्तेहादियों का दर्द सर वजीर आजम के ऊपर नहीं है, वो शायद उन्होंने जिम्मा कहीं और छोड़ा हुआ है। इज इट सो और नॉट? नहीं, अभी ये सूरत हाल है कि जहां तक ताल्लुक है एस्टेब्लिशमेंट का, मैं वादे कहूं, वो अपना दामन बचाने के चक्कर में है कि जी हम ना इसके साथ हैं, उसके साथ हैं, हम सियासत में बिल्कुल दखल नहीं दे रहे। सही, वेरी राइट। ये जो अभी ऑफर की गई कि आप मिलकर बात करें, वो सिर्फ इस चीज पे कि बावजूद इस सूरत हाल के, बाज लोगों ने एस्टेब्लिशमेंट को इल्जाम देना शुरू किया कि जी ये सूरत हाल खराब करने में इनका हाथ है। ज्यादा इन्होंने ओपनली कहा कि जी हम चाहते हैं कि ये दोनों साइडें बैठे और हम फैसिलिटेट कर देते हैं ताकि दोनों के लिए फेस सेविंग हो जाए। और वो फैसिलिटेशन जो है वो बुनियादी तौर पे यही थी सही। कि ऑपोजिशन को रिक्वेस्ट किया जाए कि बिल्कुल सही। आप विड्रॉ कर लें, नो कॉन्फिडेंस, और राइट खान साहब जो है वो जल्दी इलेक्शन अनाउंस कर दें, राइट सर, तो मामला ठीक हो। बिल्कुल। नसीम सिद्दीकी साहब, ये माइनस उस्मान बुज़दार साहब की भी बात हो रही है। आज जॉन चौधरी को भी मैं सुन रहा था, उन्होंने कहा कि जी माइनस उस्मान होगा, उस्मान बुज़दार, तो फिर हम डायरेक्ट इमरान खान या वफाक से बात करेंगे। एक तो उस पर भी बात करें, और दूसरा जो जनरल साहब ने बात की, तो जो हमारे ज़राए भी ये कहते हैं कि जी इस वक्त शायद प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो डिसाइड किया था कि भाई लाइट से तो मैं बात नहीं करूंगा, ये किसी और की जिम्मेदारी है, वही अपनी जिम्मेदारी पूरी करे। इज इट सो? देखिए ज़मीर साहब, अभी जब आपने बातें शुरू की ना, उसमें ज़मीर की बार बार जिक्र आ रहा था ना। ये क्या, ये आइन और कानून की बात करते हैं। जब अदालतों में जाते हैं तो अदालतों में जाके कहते हैं कि 2 हफ्ते की डेट डाल दें, तबीयत ख़राब हो गई है, आज वकील नहीं आया, 4 दिन अगर किसी भी वजह से, बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस हो रही थी उसकी वजह से अगर पार्लियामेंट का इजलास लेट हो गया है, तो उन्होंने शोर व गौगा मचाया हुआ है। ये कुरान के ऊपर हलफ लेते हैं असम्बली में खड़े होकर। और दूसरी बात, जो आप एलाइड पार्टनर्स की बात कर रहे थे, वो तो हुकूमत थी, उनके वज़ीर आज़म के ऊपर अदम एतमाद आई थी, वो फौरी तौर पे रिज़ाइन कर देते और वज़रा खाली हो जाते और जाके उनके साथ बैठ जाते। ये क्या व्हीलिंग डीलिंग करते फिर रहे हैं इमरान? अगर फैसला नहीं भी अभी करना था, लेकिन अगर आपने ये अंदिया दिया था
कि हम कोई भी फैसला करेंगे तो तब भी उनको वजारतों इसका से मतलब लहदा है हो कि जाना आप लेने देने के चक्रों में ना जमीर शमीर तो कोई है नहीं। दूसरी बात जो आपने की है, डेफिनेटली इमरान खान ने तो खुलम खुला कह दिया ना, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं से उनको मैसेजेस आ रहे हैं कि आप रिज़ाइन कर दें, आप हुकूमत छोड़ दें। तभी उन्होंने कहा कि भाई मैं तो नहीं छोड़ने लगा, मैं तो 5 साल के लिए मुंतखब हुआ हूँ। और ये जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की मूव भी आई है कि ये कोई नॉर्मल मूव नहीं है। आप देखें कि सिंध हाउस में उनके बंदे बैठे हुए, तो ये साजिश के तहत आई है ना, नॉर्मली तो नहीं आई कि भाई असेंबली से एलाइज उठते वो कहते हैं कि जी हम आपके साथ खुश नहीं है, हम अदम एतमाद ला रहे हैं, अपोजिशन उनका साथ दे देती। ये तो पूरी एक साजिश, ये नेटवर्क लग रहा है कि बाकायदा बनाया गया है। तो उन्होंने लड़ने का फैसला कर लिया। वो कहते हैं कि अगर आपके पास हमारे बंदे हैं या आप अलाइड पार्टीज़ को तोड़ लेंगे तो हो सकता है कि हम जो है वो अपना अपोजिशन के बंदे तोड़ लें, क्योंकि अपोजिशन की जिम्मेदारी है कि उन्होंने कौमी असेंबली में 172 बंदे पहुंचाने हैं। जब वो 171 अगर पहुंचते हैं तो अदम एतमाद तो नाकाम हो जाएगा। साहब ने भी थोड़ा सा इशारा किया कि ये सरप्राइज भी हो सकता है। ये तो मतलब पाकिस्तान में पॉसिबल है ना, पॉसिबल। और फिर वो जो अंग्रेजी कहावत है फखरुर रहमान साहब, देयर इज मेनी अ स्लिप बिटवीन कप एंड द लिप, क्या कहते हैं? और आप कोई खबर आज हमारे प्रोग्राम में दे दें। कप तो मेरा ये सामने पड़ा है, ठीक है। सिप एंड लिप्स आर वेरी फार अवे। अच्छा, बहुत शुक्रिया ज़मीर साहब। बात ये है कि अगर आप ओपोजिशन का ट्रेंड ऑफ पॉलिटिक्स देखें ना, जब पीडीएम बनी थी और नवाज शरीफ यहाँ से जिस तरह भी गए, उसके बाद से देखें कि जिस हाई मॉरल ग्राउंड के ऊपर ओपोजिशन खड़ी हो सकती थी वो उन्होंने नहीं किया। जिनके ऊपर केसेस के इल्ज़ामात थे या करप्शन के इल्ज़ामात हैं, वो उसी तरह से मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में आते रहे। उससे ये हुआ कि ओपोजिशन का जो अपना ग्राफ था वो ग्रेजुअली जो था वो कम होता चला गया। एक तो केसेस की वजह से, और दूसरा वो जितना भी फाउल प्ले कर रहे थे, फिर उन्होंने इदारों के दरमियान जो है ना लड़ाई कराने की कोशिश की, कभी एक इदारे की तरफ कभी दूसरे इदारे की तरफ। आपने पीडीएम के फोरम से क्या कुछ नहीं बका गया, क्या कुछ नहीं गालियाँ दी गई, सब आवाम के सामने है। अब सो मच सो कि अभी जो आकर उन्होंने 3 अदारों को जो है ना एट स्टेक कर दिया है। एक तरफ आपके यहाँ जुडिशरी है, एक तरफ आपके यहाँ मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है, दूसरी तरफ आपकी जो है ना पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ डेमोक्रेसी जो है वहाँ पर वो खड़े आ गए। क्या कुछ नहीं जो है वो हमारे नेशनल मीडिया के ऊपर हो रहा है। हमारे नेशनल मीडिया का एक रोल होना चाहिए था कि वो मिसलीडिंग रोल प्ले करता रहे, लोगों को गुमराह कौन करते रहे। जिसके ऊपर केस है उसका क्या हक है आप उसको प्रोग्राम में बिठाएं या उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस लाइव दिखाएं। ये हमारा भी एक तर्ज अमल होना चाहिए था। अब हम एक नुक्ते पे आके खड़े हो गए हैं। ये जो आपने कागज़ रखा हुआ है ये उस सिस्टम की पैदावार कल मैंने जिक्र किया था प्रोग्राम में ये कि गोरा सरकार जो है उस वक्त 18 जी ये मौजूदा जो सूरत हाल आपको नज़र आ रही है ये उसी की लेगेसी है, क्योंकि आपने आज भी गोरा सरकार एक्टिव है। जी, गोरा सरकार ने ये चौधरी कौन है और ज़मीनें दी और उसके बाद फिर वो पॉलिटिक्स में आ गए, फिर उनकी औलाद पॉलिटिक्स में आ गई, पैसा आ गया और उसके बाद करप्शन आ गई। और आपके यहाँ पे इस वक्त एक सूरत हाल ऐसी है कि आप आवाम से वोट लेते हैं, उनको कस्में वादे करके, उसके बाद आप आकर कहते हैं लो भाई मैंने तुम्हें बेच दिया किसी के आगे। ये सो मच सो कि आप ने चंद करोड़ में इल्जाम है ना बेचने का, अभी तक ब्लैक नहीं, आपके यहाँ वीडियोस आ चुकी हैं, आपने सेनेट पहले आ चुकी हैं। पहले इस मौजूदा जो इस वक्त जो खेल जो स्टेज लगा हुआ है इसमें कहीं पे कोई जी अगर आप मौजूदा की बात कर रहे हैं तो गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ऑन रिकॉर्ड हैं कि आसिफ अली जरदारी जो थे वो चेक बुक लेके बैठे हुए हैं। उसके बाद मुतअद्दिद बयानात आ चुके हैं कि उनके पास सबूत हैं, ठीक है, कि फ़ॉरेन फंडिंग हो रही है और अंदर से ख़रीदो फरोख्त हो रही है। असद उमर साहब ने ये बयान दिया है कि जब पैसों से भरा जहाज़ जो है वो कराची से इस्लामाबाद लाया गया और उनके पास सबूत भी हैं जो वज़ीर-ए-आज़म मुनासिब वक्त पे करेंगे। आपके सामने इस वक्त सारा कुछ है। मेरा कहने का मकसद ये है कि इस वक्त जो अपोजिशन की तरफ से गेम हो रही थी और ख़ास तौर पर इसमें जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो लीडरशिप है, आप देखें कि उन्होंने किस तरह से सुप्रीम कोर्ट को इस सारे क्राइसिस में खींचा है। जो सुप्रीम कोर्ट बार के सदर हैं उनका सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर करना, उसके बाद आपने पीडीएम के फोरम पे देखा कि सुप्रीम कोर्ट के एक मोअज़्ज़ज़ जज हैं, मैं तो उनके लिए मोअज़्ज़ज़ ही कहूँगा क्योंकि वो एक बहुत आला मनसब पर हैं, लेकिन उनके हमायत में किस तरह के सियासी बयानात आए, फिर उनके हवाले से सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जो केस गया उसके हवाले से जो सारी सूरत हाल आई है। और अब जब ये जो केस जो सुप्रीम कोर्ट में 63A का गया है उसके ऊपर भी एक लेटर जो था उनकी तरफ से इस वक्त सामने आ गया है।
तो ये क्या आपको शो कर रहा है? ये शो कर रहा है कि जब कोई अपनी लेगेसी बचाने की चक्कर में नहीं, ये वो है कि जो हमारे करप्शन के केसेस हैं, क्योंकि कल को इस जज साहब ने अगले साल 17 सितंबर को चीफ जस्टिस के ओहदे पे फाइज होना है। इस सिस्टम को अभी अगर आप फारिग करेंगे तो जो रिलीफ आप लेना चाहते हैं, ठीक है ना, जिसके सारी प्लानिंग की है, तो ये तो वो अगर ना भी लें तो वो तो फिर भी बन ही जाएंगे ना, अगर वो मतलब मामला अभी खैर नहीं, वो मेरा लटक रहा है ख्याल अभी में कि वो मामला वो जो है ना, लटका हुआ है अभी तक। जी वो लटका हुआ है, वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के फोरम के ऊपर जो है ना वो है, लेकिन कल एक और ग्रॉस मिसकंडक्ट पाकिस्तान में कल का नहीं पता, अभी तो 18 महीने हैं, देखें क्या होता है। बिल्कुल सही है। मुझे अभी कहा जा रहा है वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद नाज़रीन आएंगे तो फिर मैं दोबारा खास तौर पर फखरुर रहमान साहब से ये जरूर पूछूंगा कि ओनस अलाइड पार्टीज को साथ रखने का या कहीं भी भेजने का या जो भी करने का वो किस पर है इस वक्त, क्योंकि वजीर आजम कहते हैं कि शायद ये मतलब कहते नहीं है, मतलब इन सो मैनी वर्ड्स, वो जो गुस्सा था कि भी मैं नहीं बात करूंगा, जो लाए यानी जो भी है वो जानने की कोशिश करेंगे फखरुर रहमान से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। नसीम सिद्दीकी साहब, जनरल साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे। ये जो है मामला वाकई इत्तेहादी जो हैं, क्योंकि आज भी आमिर खान साहब ने आके बाद में पहले पीपल्स पार्टी कहती रही कि जनाब बिल्कुल हो गया, मामला तय हो गए हैं, सब कुछ तय हो गया। आमिर खान बाहर आके कहते हैं कि जी अभी तो हम मुलाकातें कर रहे हैं, डिसाइड कर रहे हैं, हमारी अपनी राब्ता कमेटी बैठेगी, उसके बाद हम फैसला करेंगे। तो ये अभी तक क्या मतलब, कौन सी ट्रक की बत्ती के पीछे सबको लगाया हुआ है इत्तेहादियों ने? देखिए बात तो वही आ जाती, लालच की आ जाती है ना। अगर आपके पास 4 सीटें हैं, अगर कोई हुकूमत बना रहा है, आप उनके साथ बगैर किसी उसके गैर मशरूत तौर पे आगे शामिल हो जाएं। 4 सीटें होती हैं और आप 2 वजारतें मांगते हैं। और अभी भी जब आपने देखा कि मौका आपके वज़ीर आज़म के ऊपर बुरा वक्त आया ना, आपकी हुकूमत, आपका जो चीफ एग्जीक्यूटिव है उसके ऊपर नो कॉन्फिडेंस का वोट लेके आए हैं, आपको तो बिल्कुल उनके साथ खड़े हो जाना चाहिए था कि बाद में अगर कोई इख्तलाफात हैं तो हम दूर कर लेंगे। लेकिन आपने तो उसको बेचना शुरू कर दिया, आपने रेट लगाना शुरू कर दिया। आप क्या रेट देते हैं, आप क्या रेट देते हैं, वो रेट लेते फिर रहे हैं दोनों तरफ से ना, और उसी पे आके वो फैसला करेंगे। उधर से वजारत नहीं छोड़ रहे, उधर से वो मुलाकातें नहीं छोड़ रहे। तो ये तो कैटेगोरिकली बिल्कुल सिंपल सी बात है कि रेट लगवाया जा रहा है। उधर आप देख लें कि काफ लीग भी जो है वो भी यही कर रही है कि उनको वजारतें आला मिलती है। मोनोसिलाई जैसे आपने अपने इंट्रो में कहा, वो कुछ कह रहे हैं, चौधरी साहब कुछ कह रहे हैं, तारिक बशीर चीमा कुछ कह रहा है। तो ये कोई इतनी गंभीर बात तो नहीं है, ये कोई एटम बम तो नहीं बना रहे, ये साइंसदान तो नहीं है। लेकिन मैनेज हो जाएंगे, टेलीफोन आने हो जाएंगे। चल जनरल साहब, ये एमक्यूएम भी बड़ी मतलब नॉन कमिटल है, मतलब ये अगर डिसाइड क्यों नहीं कर पा रहे? जनरल साहब को आवाज नहीं जा रही। फखरुर रहमान दे दें, कौन मैनेज करेगा, खबर दे दें ना। देखें, मैनेजमेंट के हवाले से तो ये जो इस वक्त इमरान खान जो हैं वो बड़े कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे हैं, और सब जगह पे जो मैसेज चला गया है उसके मुताबिक जो है ना, ये जो अलाइज जो हैं बड़ी जल्दी जो है ना वो लाइन पे आ जाएंगे। और जिस तरह से ये मामला चल रहे थे, मैं आपको इसमें एक और बात कर दूं कि देखें, ये जो हुकूमत की तरफ से अब बात की जा रही है ना कि सारा मामला जो है ना वो खुल गया, सारा राज जो है ना वो खुल गया है, और जो फॉरेन इन्वॉल्वमेंट की बात वो करते हैं, तो मेरा ख्याल में सारा स्क्रिप्ट डिकोड हो गया है। ठीक है ना, ये पैसे कहाँ से आए, कौन इसके पीछे है, पाकिस्तान में रजीम चेंज कौन करना चाह रहा था, पाकिस्तान के अंदर लोगों की खरीदो फरोख्त के हवाले से क्या हो रहा था, रीजनल डायनामिक्स क्या हैं, इंटरनेशनल डायनामिक्स क्या हैं। आपको सारी बात अच्छी तरह से समझ आ रही है कि वज़ीर आज़म इमरान खान जो थे वो फरवरी में जब चीन का दौरा करते हैं और रूस का दौरा करते हैं, तो उसी दौरान से ये सारी अपोजिशन की तरफ से जो थी कैंपेन जो है वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की शुरू की गई। और एन उस टाइम पे जब यहाँ पे आप OIC के वज़राए ख़ारजा का इजलास यहाँ पे बुलाते हैं, इतना अहम इजलास, इतनी बड़ी एग्जैक्ट वो डेज कैलकुलेट करके बाकायदा असेंबली में बात की, जमा करवाई गई। बिल्कुल। तो आपने ये देखा है कि अपोजिशन जो थी, कभी जरदारी साहब जो हैं वो काफ लीग से मिल रहे हैं, कभी नून लीग जो काफ लीग से मिल रही है, कभी वो MKM से मिल रहे हैं। ये म्यूज़िकल चेयर जो था ये सिर्फ ड्राइंग रूम के अंदर चल रहा था, और अभी तक जो है ना वो सूरत हाल जो है वो आपके सामने बिल्कुल मैनेज हो जाएंगे ना, मतलब आप नहीं, वो तो देखें कोalition पार्टनर की तो जो सूरत हाल है वो तो किसी ना किसी दाव पर हैं। अभी उनको पता चल गया है
कि मामलात किस तरफ जा रहे हैं। तो ये जो इमरान खान साहब ने धमकी दी है कि 27 मार्च को मैं बता दूंगा, और वो ये उसी कड़ी का कोई हिस्सा है जो आप बता रहे हैं कि फिर वो भी सोचने जाहिर पर है मजबूर हो अब जाएंगे। जो जिल्लत उनको उठानी पड़ेगी वो वापस आएंगे। एक चीज़ आपको मैं बता दूं, वापस आकर क्या वो वुड दैट बी इन ए गुड टेस्ट बाकी टाइम के लिए? दैट विल बी इन ए वेरी बैड टेस्ट, ठीक है। लेकिन मैंने आपसे ये कहा कि होना तो ये चाहिए था कि कोalition पार्टनर्स जो थे ना वो कहते कि जी आज से हम हुकूमत से अलहदा हो गए और हमें अलग नशिस्तें दे दीजिए। दैट वाज जनरल साहब, फखरुर रहमान साहब का ख्याल है कि जनाब ये ज्यादातर जो गेम है ये इंटरनेशनली स्पॉन्सर्ड है। डू यू एग्री विद दैट? और अब ये चीजें अगर इस तरह एक्सपोज हो गई तो जो इमरान खान साहब कहते हैं कि 27 तारीख का जलसा जो है वो तारीख साज होगा और वो उसमें बहुत सारे सरप्राइजेस हैं, तो ये क्या सारा यही कड़ियां हम जोड़ सकते हैं इस तरह? देखिए, असल चीज ये है कि जब भी पाकिस्तान में अंदर इंस्टेबिलिटी होगी, इंतशार होगा, तो पाकिस्तान तो अरसा दराज से दुश्मनों में घिरा हुआ है। आपके दुश्मन कोई भी मौका खाली नहीं जाने देंगे। ये हो नहीं सकता कि आप खुद यहाँ पे दस्तो गिरबान हो और बाहर वाला फायदा न उठा रहा हो, वो यहाँ पे पैसा न लगाए या कुछ करे। बावजूद इसके कि हमारे पास ऐसे शवाहिद नहीं होते, क्योंकि पेमेंट के जरिए बड़े मुख्तलिफ हो सकते हैं। सही। लेकिन ये एज्यूम करना बिल्कुल जायज होगा कि जब भी आप यहाँ पे किसी भी तरह इंस्टेबल होंगे तो बाहर से कार्रवाई शुरू हो जाएगी। वो सिर्फ इस वजह से कि पाकिस्तान को वो स्टेबल देखना नहीं चाहते, पाकिस्तान को तरक्की करता नहीं देखना चाहते, तो ये चीजें होंगी। तो इसलिए ये जो भी बात हो रही है ये किसी हद तक दुरुस्त हो सकती है। लेकिन असल चीज ये है कि प्राइम मिनिस्टर का सबसे बड़ा जो मैं समझता हूँ फेलियर है, दो चीजें जहन में रखनी चाहिए। एक तो यह है कि आपकी अपनी पार्टी के ऊपर आपका कंट्रोल कमजोर है, और अगर पार्टी या बाहर के लोग सारे और हम भी समझते हैं कि बुज़दार साहब वाज नेवर ए गुड चॉइस, तो आपको इसके साथ लटके रहने की कोई जरूरत नहीं। आपने देखा कि इनकी पार्टी के बहुत सारे लोग इतराज इसी पे कर रहे हैं। बिल्कुल, कि आज भी ओन चौधरी का यही है कि जी माइनस बुज़दार के बाद बात होगी। तो बुज़दार के पास कौन सा दीन का चिराग है कि आप लटके बैठे हुए, बल्कि बुज़दार के खिलाफ बहुत सारी बातें हो रही हैं कि वो बाज लोगों के साथ मिलके करप्शन कर रहे हैं, मुल्क से भाग जाएंगे। अगर खुदा न खास्ता वाकई ये चीजें दुरुस्त हैं, कुछ निकला, तो खान साहब को क्या रह जाएगा पीछे चेहरा दिखाने के। तो ये तो टोटली उनका अपना फैसला था, और पार्टी में इसकी वजह से इंतशार है जो मैं समझता हूँ कि रोका जा सकता था अगर आप इस शख्स को बदल देते। जनरल साहब, देर हो गई। देर हो गई ना। देखिए, अभी वक्त तो बहुत सारा गुजर गया। आज आप एक ऐसी सिचुएशन में हैं, अब भी जैसे ओन चौधरी कह रहे हैं या दूसरे लोग मुतालबा कर रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कि उनके साथ ये बात की जा सकती थी कि अगर इसको हटाते हैं तो फिर कौन बनना चाहता है, और उस पर अगर पार्टी में कंसेंसस हो जाता है तो उसको बदल देते। ये कोई मेरा मतलब कोई इतना क्रूशियल मामला नहीं है। मतलब एक फ्रंट सेटल हो जाए तो बाकी मामला महाजों पे लड़ना आसान हो जाता है। जनरल साहब, ये तो मैं समझता हूँ कि 100% इमरान खान की अपनी क्रिएशन है। सही। जनरल साहब, मुझे कहा जा रहा है ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो जानने की कोशिश करेंगे कि क्या इस्तीफा आ सकता है उस्मान बुज़दार का। ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। फखरुर रहमान, प्लीज जल्दी से बता दें हमें। देखें, इस्तीफ़े के हवाले से आपने कल भी बहुत सारी चीज़ें जो थी ना वो देखी हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब को भी मैसेज दिया गया कि जी आप मुस्ताफ़ी हो जाएं, आपकी हुकूमत जारी रहेगी। फिर बुज़दार साहब के इस्तीफ़े के कौन दे रहा है? ये मुख्तलिफ सर्कल से जो उनको दबाव में लाने के लिए कोशिश की गई। अब ये जो सिस्टम जिसकी आप बात कर रहे हैं, ये इतना पोलराइज हो चुका है, और जिस तरह आप कह रहे थे इसमें से इतनी स्मेल आनी शुरू हो गई है, तो क्या हमें फ्रेश इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए, अर्ली इलेक्शंस की तरफ जाना चाहिए? तो जब ऐसी कोई सूरत हाल बनेगी तो मैं समझता हूँ कि फिर किसी ना किसी को तो इस्तीफ़ा देना है ना। तो इस तरह की सिचुएशन बन सकती है। वो उस्मान बुज़दार का होगा, क्योंकि सबसे आसान का भी हो सकता है, वो प्राइम मिनिस्टर साहब का भी हो सकता है, वो और जो कंट्रोवर्सी के अंदर कहीं से खड़ी की जा रही है उनका भी हो सकता है। तो ये तो फिर इस्तीफे के साथ फिर आप ये क्यों नहीं बता रहे हमें कि कोई अपॉइंटमेंट भी हो सकती है? मैं अपॉइंटमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इस्तीफे की बात कर रहा हूँ। सही जी, नसीब सिद्दीकी सर।
सिचुएशन बड़ी गंभीर है। आप देखें कि पहले भी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस असेंबली में आता रहा, अदालत में भी मामला चल रहा है ना, अदालत में भी मामला चल रहा है, लेकिन वो अदालत वाला मामला कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं। बात यही है कि जो लाए थे वो वापस भी, जिन्होंने भेजे वो वापस भी ले आएंगे। इतने महीनों से सब सही चल रहा था, इमरान खान की हुकूमत सही चल रही थी, अपोजिशन चोर है, शहबाज शरीफ चोर है, नवाज शरीफ चोर है, सब चीज़ें रिवर्ट हो महंगाई गई। मार्च किस बात का? अब तो महंगाई में भी कमी वाकया हो गई और बाकायदा अब तो मीडिया पर मैसेजेस दिए जा रहे पीडीएम तो हैं कुछ भी नहीं कर पा रहा था ताजिर बरादरी को कि रमजान में खुदा के लिए मुसलमान बने और चीजों की कीमतों में इजाफा जमीर ना भाई, करें। आखिरी बात यह है कि लड़ाई शुरू हो गई है सबके दरमियान। 27 को वो जुलूस लेके आ रहे हैं, 26 को वहाँ से जुलूस चलेगा, यहाँ पे एक वॉर होने वाली है और कुछ भी हो सकता है, उसका नतीजा कुछ भी निकल सकता है। मतलब ये है कि 1 साल इंतज़ार कर लेते तो 10 साल इंतज़ार ना करना पड़ता। शेख रशीद कह क्या रहे हैं ऐसा भी हो सकता है कि शायद ये जलसे जुलूस हो ही ना? कुछ भी हो सकता है, पाकिस्तान है, कुछ भी हो सकता है, उससे पहले ही कोई आ जाए। अच्छा, जल साहब, फखरुर रहमान साहब, इनके पास खबर होती है, दे नहीं रहे, शेयर नहीं कर रहे, इस्तीफे की बात कर रहे हैं, फिर उसके साथ अपॉइंटमेंट की कहते हैं मैं बिल्कुल बात नहीं कर रहा। चाहे वो नया सीएम की भी अपॉइंटमेंट हो सकती है, मैं किसी खास अपॉइंटमेंट की तो नहीं बात कर रहा। तो जनरल साहब, नसीम सदीकी साहब का ख्याल है कि भाई इट्स लाइक बहुत ही कोई अजीब वो सिचुएशन है, कभी किसी वक्त कुछ भी हो सकता है। देखिए, अगर चले ये तीनों पॉसिबिलिटी देख लेते हैं। अगर तो बुज़दार को निकाला जाए तो मेरा ख्याल है कि प्रॉब्लम आधी से ज्यादा प्रॉब्लम पार्टी के अंदर खत्म हो जाएगी। सही। उसमें पार्टी खुद ही अंदर सॉल्व कर सकती है, उसमें बाहर से किसी का कोई दखल नहीं। दूसरी बात यह है कि किसी और का इस्तीफा, वो इस्तीफे इस वक्त बिल्कुल मैं नहीं समझता कि कोई ऐसी सूरत हाल नजर आती है। और अगर ये एक एस्टेब्लिशमेंट ये कहे कि हम अपने आप को सियासत से दूर रख रहे हैं, तो ये कोई आज की बात नहीं है। पीछे जब बाई इलेक्शन हुए तो सारे ऑपोजिशन ने जीते, केपीके में सारे, वो ये पीटीआई सारे इलेक्शन केपीके में भी हारी, हर जगह हार गई। तो बात यह है कि इनके लिए खुद एक अलार्म बेल होनी चाहिए थी, जहां ये सोचते कि हमें अपने हाउस को इन ऑर्डर करना है, वरना ये हमें हरा देंगे और ये मसला हमारे सामने आ रहा है। वो इन्होंने नहीं किया। अब सूरत हाल ये है कि हमारा मसला, या आप कह लीजिए एस्टेब्लिशमेंट ये सोचती है कि ये ना हो कि यहाँ पे हालात बड़े बड़े किसी और नैच पे चले जाएं। एक तजर्बा पहले करके देखा हुआ है, अगर आप किसी चीज को अनसेरेमोनियसली निकालते हैं तो वो बैकफायर भी कर सकती है चीज। बिल्कुल। लिहाजा इस किस्से में पढ़ना ही नहीं चाहिए, पहले हो चुका है ये किस्सा, तो उस किस्से में तो पढ़ना नहीं चाहिए। चीजों को नॉर्मल हैंडलिंग करें। नॉर्मल हैंडलिंग में ये है कि अगर ऑपोजिशन को ये बैठ के बात करें और ऑपोजिशन इस चीज पे तैयार हो जाए कि वो नो कॉन्फिडेंस को विड्रॉ कर लेते हैं और खान साहब जो है अपनी मर्जी से वो इलेक्शन अनाउंस कर दें, तो ये आप देखें कि दोनों के लिए फेस सेविंग बनती है। चलें, बिल्कुल बिल्कुल। मैं चाहूंगा कि कंक्लूडिंग 30 सेकंड्स, फखरुर रहमान, ये ऑप्शन हो सकती है कि मतलब इमरान खान साहब इलेक्शन अनाउंस कर दें और वो नो कॉन्फिडेंस वापस ले लें? ये हो सकता है, क्योंकि अगर आप देखें कि ये जो नो कॉन्फिडेंस का जो मामला है, 58 आर्टिकल जो है उसके अंदर ये है कि फिर अगला जो वज़ीर आज़म होगा क्या वो मेजॉरिटी कमांड कर सकेगा। तो अगर इस तरह की कोई सिचुएशन हो जाए तो प्रेसिडेंट साहब असेंबलियाँ डिसॉल्व कर सकते हैं और अगले इलेक्शन की तरफ हम जा सकते हैं। ये 58 के अंदर एक प्रोवाइजो है। सही, बिल्कुल सही है। और ये जलसे कॉल ऑफ हो सकते हैं, मतलब दोनों तरफ से जो तसादुम? नहीं, ये 27 का जलसा तो भरपूर तरीके से होगा। जी नसीम सदीकी साहब, मैं सिर्फ ये कहूँगा कि ये ऐसा मतलब क्यों वो रिज़ाइन कर दें। उनके वज़ीर आज़म को तो आप टेन्योर भी पूरा नहीं करने दे रहे। पहले तो ये था ना कि पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट में वज़ीर आज़म ने टाइम पूरा नहीं किया, पार्लियामेंट पूरी कर दी। उस्मान बुज़दार भी रहेगा, सब रहेंगे। हाँ, मेरे अजीज हम वतनों भी सभी रहेंगे। चलें नाज़रीन, आपने मेरे गेस्ट की राय सुनी और सबका ख्याल है कि अभी कुछ भी किसी वक्त भी कुछ भी हो सकता है। तो मामला वैसे ही हैं और जो अलाइड पार्टीज़ हैं उन्होंने भी हम सबको पीछे लगाया हुआ है, कोई कमिटमेंट नहीं आ रही। देखते हैं क्या बनता है। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।